बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में मैं मकई की फसल पर पोटाशियम खादों की मैनेजमेंट के हवाले से गुफ्तगू करूंगा कि कौन सी खादें इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनका वक्त इस्तेमाल क्या होना चाहिए, सोलबल पोटाश क्या होती है, लिक्विड पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। इन तमाम हवालों से मुख्तसरन गुफ्तगू करूँगा। तो काइंडली इसको वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप न सिर्फ मकई पर बल्कि बाकी फसलात पर भी पोटाशियम की बेहतर मैनेजमेंट कर सकें। अब मकई के हवाले से बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक मकई की भरपूर फसल जो होती है वो ज़मीन से कितनी पोटाशियम जो है वो जज़ब करती है। अगर एक फार्मर जो है वो 130 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार उठाता है तो वो ज़मीन से तकरीबन 109 किलोग्राम जो पोटाशियम जो है वो खर्च करेगा। अब 109 मन में से भी जो दानों में जो पोटाशियम की शरह है वो सिर्फ 23 किलोग्राम होगी। बाकी जो 87 किलोग्राम पोटाशियम होगी वो उसके फसल के तनों और पत्तों, जड़ों और दूसरे जो पौधों के हिस्से होते हैं उनमें मौजूद होगी। अब यहाँ पे आप देखें, इसका जो यहाँ से हमें जो मालूमात मिल रही हैं कि मकई के पौधे को जो पोटाशियम की ज़्यादा ज़रूरत है वो उस मरहले पर होती है जब वो तना बन रहा है, जब पत्ते बन रहे हैं। और वो कब बनते हैं? वो उगाव के मरहले से ही ये तमाम चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। तो दाना बनने के वक्त इसकी जो मकई की पोटाशियम की ज़रूरियात हैं वो बहुत कम होती हैं, यानी कि पोटाशियम को हमें शुरू में ही डालना ज़रूरी है। इसके अलावा ये बात अगर एक और रिजल्ट भी यहाँ से निकलता है कि अगर फार्मर जो है अपनी ज़मीन से सिर्फ दाने लेके जाए, बाकी जो फसल के हिस्से हैं वो ज़मीन में दबा दे, तो इसका मतलब ये है कि जो खर्च हुई थी पोटाशियम, वो उसका जो मेजर 2/3 जो पोटाशियम जो खर्च हुई थी वो दोबारा उसने वापस ज़मीन में लौटा दी है। अब ये जो पोटाशियम होती है ये पौधे के अंदर इसके ज़्यादा सख्ती से जुड़ी नहीं होती। तो जैसे ही ये पौधे हम रोटावेट करेंगे तो और पानी लगेगा और ये गलाव का मरहला शुरू होगा, तो इब्तदाई मरहले में ही ये आहिस्ता आहिस्ता पोटाशियम जो इसके पौधे में होती है वो रिलीज होकर ज़मीन सोल्यूशन में जाना शुरू हो जाती है, जहाँ से पौधा उसको आसानी से जज़ब कर सकता है। अब हम देखते हैं कि कोई भी पोटाशियम खाद जब हम ज़मीन में डालते हैं तो वो उसके साथ क्या होता है। ज़मीन में डाली जाने वाली जो पोटाशियम खाद होती है ये पानी में हल होती है। इसका कुछ हिस्सा पानी में हल जब होता है तो वो वहाँ से पौधे उसको लेकर जज़ब करना शुरू कर देते हैं। कुछ हिस्सा जो पोटाशियम का होता है ये पानी में हल होने के बाद जो है ज़मीन में मौजूद मिट्टी के ज़रात और नामियाती मादे के जो ज़रात होते हैं उनकी सतहों पर जाकर जुड़ जाता है, बाहर वाली सतहों पर जुड़ जाता है। और ये जो जुड़ी हुई पोटाशियम होती है ये भी प्लांट को अवेलेबल पोटाशियम होती है। ये जब ज़रूरत होगी तो ये वहाँ से रिलीज होकर पानी में आ जाएंगी और वहाँ से पौधा उसको जज़ब कर लेगा। लेकिन इसका जो पोटाशियम का कुछ हिस्सा होता है ज़मीन के जो ज़रात या क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो अंदर जो तहें होती हैं उनमें जाके फिक्स हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि पोटाशियम जो है वो फिक्स हो जाती है। लेकिन जो पोटाशियम की फिक्सेशन है ये फास्फोरस की ज़्यादा सख्त की तरह ज़्यादा सख्त नहीं होती। ये जो होती है पोटाशियम फिक्स पोटाशियम ये भी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो जाती है, लेकिन इसकी जो रिलीज का टाइम है वो कई सालों पर मुहित हो सकता है। इसके अलावा जो पोटाशियम खादों की कम रिकवरी की जो वजूहत हैं उनमें हमारी ज़मीनों में सोडियम का ज़्यादा होना, यानी कि अगर किसी ज़मीन में सोडियम की शरह ज़रूरत से ज़्यादा है तो लामहला उसका इम्पैक्ट यह आएगा कि पौधा वहाँ पे पोटाशियम को जज़ब नहीं कर सकेगा। इसके अलावा रेतली ज़मीनों में पोटाशियम, जो कि पोटाशियम हलपजीर होती है पानी में, तो ये निचली तहों पे लीच डाउन होने का खतरा वहाँ होता है जहाँ पे रेतली ज़मीनें हों। इसके अलावा अगर हमारी पानी की मैनेजमेंट दुरुस्त नहीं है तो जाहिर बात है जहाँ पे सोखा लगेगा तो पौधे पानी पोटाशियम खाद को जज़ब अपटेक करने में वहाँ पे दुश्वारी होगी। इसके अलावा खादों की गलत सिफारिशात हैं, उसकी मिकदार गलत हो सकती है, इसमें उसके सोर्स गलत हो सकता है कि कौन सी खाद डालनी है। इसके अलावा जो इसका बड़ा अहम जो पहलू है वो खादों का गलत वक्त इस्तेमाल है, जो मेरा आज की वीडियो का फोकस भी है कि हमारा जो खादों का अगर हम वक्त इस्तेमाल बेहतर कर सकें जब उस पौधे की ज़रूरत है तो उसकी जो रिकवरी है वो बढ़ सकती है। एक और अहम बात पोटाशियम के हवाले से वो ये है कि जो पीएच होती है ज़मीन की वो पोटाशियम खाद की अपटेक को ज़्यादा मुतासर नहीं करती। यानी कि जिस तरह फास्फोरस, नाइट्रोजन, दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो हाई पीएच पे सही तरह जज़ब नहीं होते, लेकिन पोटाशियम और सल्फर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पर हाई पीएच का ज़्यादा असर नहीं होता। पौधे हाई पीएच में भी इसको अच्छे तरीके से जज़ब कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट इसकी मैनेजमेंट के हवाले से, अपटेक के हवाले से किसका है? वो सोडियम आयन का है। ज़मीन में सोडियम मिकदार कितनी है और दूसरे नंबर पर पानी की मैनेजमेंट कितनी है और हमने उसको किस वक्त डाला है।
इसकी कमी की अलामत की बात करें तो इसके जो लोअर पत्ते होते हैं, यानी कि पौधे के नीचे वाले पत्ते, वहाँ पे ये अलामत ज़ाहिर होती हैं। और सबसे पहले जो इस होता यह है कि इसके जो पत्ते की टिप है वो गलना सड़ना शुरू होती है, और इसके पत्ते के जो किनारे होते हैं वहाँ से पत्ता पीला होना शुरू होता है और गलना सड़ना शुरू होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ आता है। यानी कि एक वक्त में हो सकता है कि पत्ते का जो अंदर दरमियान वाला हिस्सा है वो ज़रा हरा हो और बाहर वाला पीला, तो ये अलामत होती है पोटाशियम की कमी की। नाइट्रोजन की अलामत इससे ज़रा उलट होती है, या पूरा पत्ता ही पीला होता है, या उसके पत्ते के जो दरमियान वाला हिस्सा है वो पहले पीला होता है और बाहर वाला बाद में पीला होता है। तो इस तरह ये पोटाशियम की कमी की अलामत को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात ज़हन में रहे कि जब मकई का पौधा मकई की पोटाशियम की कमी की अलामत ज़ाहिर करता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है, यानी कि पौधा अंदर से कमज़ोर हो चुका होता है, और जो उसका अगर आप उस वक्त खाद डालते हैं तो उसका असर, उसका इम्पैक्ट जो है वो रिकवर नहीं कर सकता, वो जो नुकसान होना था वो हो चुका होता है। तो उस वक्त पोटाश खाद डालने का वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो हम उस अलामत ज़ाहिर होने से पहले उसका इम्पैक्ट आता है। तो इस हवाले से भी पोटाशियम खाद जो है वो इब्तिदा में, यानी कि ज़मीन की तैयारी में या 5-6 पत्ता मरला तक डाल देना, उसकी मुकम्मल कर देना उसकी खुराक, वो बहुत ज़रूरी है। अब आप अगर आप ये ग्राफ देखें तो इस पे भी आप बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह हो रहा है कि जो मकई का पौधा है वो अपनी ज़रूरत का 80 से 90% पोटाशियम जो है वो टेसल आने से पहले ज़मीन से ले चुका होता है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो बाद तक पौधा लेता रहता है। तो पोटाशियम खाद ऐसी है जिसको चूंकि इसको ज़रूरत जो है वो तना और पत्ता बनने में होती है, तो इसलिए इसका जो अपटेक है वो मैक्सिमम अपटेक टेस्टिंग आने तक मुकम्मल हो चुका होता है। तो इस लिहाज से भी इसको इब्तदाई मरहले में ज़मीन की तैयारी में ये 5-6 पत्ता मरला तक डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके जो पत्ते बनने हैं, जो तना बनना है वो जानदार बने, जड़ें जानदार बने, बाकी जो पौधे के हिस्से हैं वो अच्छे बने, ताकि एक अच्छी फसल की बुनियाद बने। अब मैं कुछ बात करना चाहता हूँ सोलबल पोटाश के हवाले से। ये बात आपके जहन में रहे कि पोटाशियम की तमाम खादें, चाहे वो MOP है, चाहे वो SOP है, चाहे वो पोटाशियम नाइट्रेट है 44% वाली, ये सारी खादें पानी में सोलबल हैं। ये सारी खादें ही सोलबल होती हैं, लेकिन फ़र्क इनकी सोलबिलिटी का है, यानी कि उनकी शरह कितनी है। कोई ज़्यादा सोलबल होता है, एक वक्त में तेज़ी से पानी में हल हो जाता है, दूसरी खाद ज़रा कम होती है। तो जो ज़्यादा तेज़ी से हल होने वाली खादें हैं उनको आमतौर पर सोलबल खादें कह दिया जाता है। लेकिन ये जो सोलबल खादें हैं कि जो ज़्यादा जल्दी से पानी में हल हो जाती हैं, इनका इस्तेमाल जो है वो किन सूरत हाल में होता है? ड्रिप इरीगेशन सिस्टम में होता है, क्योंकि वहाँ पे हल पजीर खादों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए। इसके अलावा इनका इस्तेमाल जो है वो सब्जियों और फलों के लिए, क्योंकि इन फसलों में फल मुसलसल लगता है और एक दफ़ा फल तोड़ने के बाद पौधों को फौरी खुराक की ज़रूरत होती है। इस मरहले में पौधों की जड़ें कमज़ोर पड़ने लगती हैं और खुराकी अज्जा का इंतज़ाम कम पड़ जाता है। इसके अलावा चूँकि ये पानी में फौरी हल होती है, ज़्यादा मिकदार में हल होती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे फौरी ज़रूरत है पौधे को पोटाशियम की, तो ऐसी सूरत हाल में सोलबल पोटाश जो है वो डाली जा सकती है। अब अगर पोटाशियम खादों के सोर्सेज की बात करें तो इसके जो अहम सोर्सेज हैं वो MOP है, SOP है और पोटाशियम नाइट्रेट 44% वाली पोटाशियम जो होती है वो पोटाशियम नाइट्रेट होती है। ये 3 अहम सोर्स हैं। अब इनकी एक तो इनके अक्षरा देखें कि MOP में 60%, SOP में 50%, पोटाशियम नाइट्रेट में 44% पोटाशियम होती है। लेकिन इनकी हल पजीरी में फ़र्क है। MOP जो है वो बहुत ज़्यादा हल पजीर है, तकरीबन 20 से 25 सेंटीग्रेड अगर दर्जा हरारत हो तो MOP तकरीबन 344 ग्राम फी लीटर तक हल हो जाती है। इनकी 1 लीटर पानी में 344 ग्राम MOP जो है वो हल हो जाएगी। लेकिन SOP की जो शरह है हल पजीरी की वो बहुत कम है, 120। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये हल पजीर है, ये हल हो जाएगी, लेकिन इसको ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि वक्त के साथ साथ ये हल होता जाएगा, पूरा सीजन में ये अवेलेबल रहेगी पौधों को। इसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट 44% वाली इसकी ये भी बहुत ज़्यादा हल पजीर है, इसको सोलबल पोटाश कहा जाता है। ये भी 316 ग्राम फी लीटर के हिसाब से इसकी सोलबिलिटी है। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम खादें सोलबल हैं, लेकिन उनकी सोलबिलिटी की शरह ज़्यादा होने की वजह से जो है 44% या MOP उनको सोलबल पोटाश के तौर पे कहा जाता है। अब इन खादों की मिकदार क्या होनी चाहिए, इस हवाले से मैंने पिछली अपनी वीडियो खादों के मैनेजमेंट प्लान के हवाले से की थी, काइंडली आप उसको देखिए। यहाँ पे मेरा फोकस है कि कब इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो अगर हम चाहे MOP करें या SOP या पोटाशियम नाइट्रेट, इसका इस्तेमाल जो है या तो ज़मीन की तैयारी में करें या 5 से 6 पत्ता मरला तक इसकी जो है फील्ड में एप्लीकेशन में मुकम्मल हो जानी चाहिए। अब कौन सी खादें इस्तेमाल करनी चाहिए?
अब यहाँ पे आप देखें कि पोटाशियम सल्फेट जो है उसमें जो क्लोराइड आयन है जो नमकियात को बढ़ावा देता है वो कम है। हमारी ज़मीनों में बेहतर ये है कि हम पोटाशियम सल्फेट डालें, लेकिन अगर हम ज़मीनों में नमकियात की फार्मर की ज़मीनों में नमकियात जो हैं वो एक कंट्रोल हैं, अंडर कंट्रोल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो है MOP इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन आलू वगैरह पे, टोबैको वगैरह पे MOP नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा जो पोटाशियम नाइट्रेट है ये भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन इसका जो वक्त इस्तेमाल है वो जो है वो वही होना चाहिए जो मैंने पहले अर्ज किया। लेकिन एक और अहम पहलू जो है इसकी कीमत का है। आपने ये देखना है कि खादों की कीमत कितनी है खाद में, और पोटाशियम और कितने किलो जो है पोटाशियम कितने की पड़ रही है, तो ये तमाम पहलू जो है वो मद्देनजर रहेंगे। तो MOP भी इस्तेमाल हो सकती है कई ज़मीनों में जहाँ पे जो है नमकियात बहुत ज़्यादा नहीं है, जो 40% वाली है वो भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन लिक्विड पोटाश को इस्तेमाल करने से गुरेज करें। उसकी वजह यह है कि मकई की जो पोटाशियम की ज़रूरियत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और लिक्विड में जो शरह होती है वो बहुत कम होती है जो पोटाशियम की। तो आपकी सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आना है फसल पे वो बहुत कम आता है, नेग्लिजिबल किस्म का इम्पैक्ट आएगा। तो आप ज़मीन में डाली जाने वाली ग्रैनुलर या पाउडर फॉर्म में जो खादें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। जो लिक्विड खादें हैं उनको वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकती सिवाय इसके कि वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो ज़रूर बढ़ जाएगी। अब पोटाशियम की मैनेजमेंट के हवाले से चंद पॉइंट ये हैं कि उसको भरपूर इंतजाम के लिए जड़ों का पंजा बहुत ज़रूरी है। अब इस हवाले से जड़ों का पंजा कब बनता है, जब आपकी ज़मीन की तैयारी अच्छी है, पानी की सूरत हाल बेहतर है। इसके अलावा फसल की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि बाकियात को रोटावेट करें, सिर्फ वही हिस्सा पोर्शन जो ज़मीन से खेत से लेके जाने की कोशिश किया करें जो कमर्शियल होता है, जो जिसके लिए आप फसल उगाते हैं। बाकी जो ज़मीन का हिस्सा है उसको लौटाएं, तो आपकी पोटाशियम खादों की ज़रूरियात जो वक्त के साथ साथ वो कम हो जाती हैं। दो फसलों के दरमियान वक्फे में कोई फसल जैसे जंतर, रवां, ग्वारा, जवी, जौ, मूली, शलजम वगैरह लगाकर खेतों में दबाया करें ताकि आपकी हमारी ज़मीनों में नामियाती मादा ज़्यादा हो, और जो पोटाशियम है जो उनकी सतहों पे जाकर जुड़ जाती है, जो आराम से अवेलेबल हो जाती है, वो उसकी शरह जो बढ़ जाए, फिक्स कम हो। जो उम्मीद है कि आप इन मालूमात की बुनियाद पर अपनी पोटाशियम की मैनेजमेंट करके एक अच्छी फसल की बुनियाद रखेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।